अदिति, आकांक्षा, अंशिका, यस मैम। आकांक्षा मदद करोगी? यस मैम। ओके, तो आकांक्षा मेरी क्वेश्चन में मदद करेगी। अर्णव, छवि, छवि, मैं तेरी मम्मी को फोन कर देना, तूने बोलना बंद कर दिया जानबूझ के, बताऊंगी मैं तो, रुक। हरीश, ये मैम। तू मदद करेगा, तुझसे तो मैं पूछ भी नहीं रही। हर्ष मदद करेगा। हिमानी मदद करोगी? कशिश, टू कशिश नाउ वी हैव। कशिश, कशिश तो हेल्प करेगी। वंश हेल्प करेगा, वेरी गुड। कश्यप, आज तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई, कश्यप नाम से कौन सा बच्चा ज्वाइन कर रहा है? कृतिका, कृतिका शर्मा, कृति, ओके। मयंक, मयंक, ये वही बच्चा है ना जो बहुत ज्यादा खेला था जब टीचर्स डे था? वही ये बच्चा मैम। बोलते हैं, हाँ मैम। है ना? हाँ, खेला बहुत था। अब आंसर नहीं करता तू, रुक तेरी मम्मी को भी फोन करती हूँ। महक, मोहिनी, मोहिनी, इतना प्यारा नाम है मोहिनी का, मोहिनी भी मदद करेगी भाई। मुस्कान, प्रदीप, यस मैम। यस, मुस्कान, प्रदीप, परीक्षित, मुस्कान भी मदद करेगी। परीक्षित, बायो तेरी वीक चल रही थी ना, और चुप हो जा, और अच्छे से खराब कर इसको, मेरी मम्मी को बताऊंगी मैं, मैंने बोला भी था, वो दोबारा बताऊंगी, नंबर है मेरे पास। प्रीति, रिधिमा, ये मैम। प्रीति मदद करेगी। रिजुल, रिजुल यस मैम। करेगा। रितेश, रितेश अपनी मर्जी से कभी कभार मदद करेगा। है सारिका, सूर्यू, तुम चुप रहना। हाँ, रितेश बोला, ओके। सेजल, गुड इवनिंग। सेजल, शगुन, अच्छा। शिल्पी, सिमरन, यो मैम। हाँ शिल्पी, माइक चल रहा है ना, अभी बंद नहीं होना चाहिए। सितेंद्र, सूर्यांश, मैम मैं नहीं है पता, वो खुद होता है तो मैं थोड़ी ना करती हूँ। पता नहीं कैसे तेरा माइक तभी बंद होता है जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। इतना माइक में अंडरस्टैंडिंग कैसे है? मैम क्वेश्चन क्या पूछा, एक रिपीट करना। कि तुम मदद करोगे क्वेश्चन आंसर करने में, तुम्हारा आंसर यस है। स्वाति, वंश, वंशिका, वंशिका को तो मैंने वाई वाई लिया था, वंशिका तो फंस गई। चलो यार, तुम आएगी हो तो आओ, पहले तुम पोल ही कर लो। ओपन योर पोल एंड आंसर दिस वन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जल्दी से। 41 स्टूडेंट्स, तुम 35 आंसर कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, 2 आंसर आए मेरे पास। तुम ऑनेस्टली आंसर कर सकते हो, मेरे पास नाम नहीं आता। 9 आंसर आ गए मेरे पास, 12 आंसर आ गए, 13 आंसर आ गए, शाबाश। 16। मैम मेरे यहाँ पर नेटवर्क, ओके अंशिका, अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा रिकॉर्डिंग ही ले सकती है ना, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। 21 आंसर, 35 एंड विल बी डन। गुड इवनिंग राजकुमारी, पोल कर चल जल्दी जल्दी। मैम कर दिया। अच्छा, बाकी बच्चे 23 आंसर, 24 आंसर्स, इससे ज्यादा बच्चे हैं, जल्दी आंसर करो, आगे चले फिर। 1 मिनट यू है, 1 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करूंगी यार, जल्दी जल्दी। 27, 28, let's reach 30 and end the poll. जल्दी 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 जल्दी। ओके, गॉट 30 votes. ऑलराइट, 3 बच्चे हैं, अपा एक्साइटेड नहीं है, 11th हो रही है, हम परेशान है, क्यों करवा रहे हो ये? बाकी कह रहे कोई बात नहीं, करा लो, मजे आ रहे हैं, ठीक है चलो। ओके जी, स्टार्ट करें फिर पेपर डिस्कशन। ये मैम। बच्चे बोला है ना मदद करेंगे, मुकर मत जाना। आ जाओ भाई। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशी इन एन इकोसिस्टम हमें क्या देता है? आइडेंटिफाई करना, उन्हें पहचानना और उनकी नंबरिंग कर देना। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि एक इकोसिस्टम में क्या है? आंसर वुड बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यस, स्पीशीज की कॉम्पोजिशन क्या है। वेरी गुड। ये एनसीईआरटी की लाइन है, कौन से पेज नंबर की? 242। 242। और दूसरी बुक में ढूंढेंगे, अभी हमें नहीं पता, आगे चलते हैं। एक सेकंड, मैं प्रोसेस करता हूँ।
अरे यार ये तो ग्लास नीचे गिर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, रुकिए स्लाइड कर रहा है स्लाइड। ओके मूविंग ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट, तो नहीं होना चाहिए एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। इसमें गलती क्या हो सकती है, मैं एबायोटिक को बायोटिक पढ़ लूं क्योंकि मेरे ऊपर फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी बायो करने का प्रेशर है, तो प्रेशर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ध्यान से पढ़ना, अंडरलाइन कर लेना। तो कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है, मतलब कौन सा लिविंग कंपोनेंट है? बी बी। डी Very good. कंपोनेंट। Good. Which one of the following process help in water soluble inorganic nutrient? पानी में घुलने वाले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ठीक है, आयंस वगैरह हो गए, ये है ना, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बोले, ऑर्गेनिक नहीं। गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड और अनअवेलेबल हो जाते हैं वो एज अ सॉल्ट। तो ये प्रोसेस किसकी डेफिनेशन है, ये प्रोसेस लीचिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वाटर सोल्यूबल, इनऑर्गेनिक और अनअवेलेबल सॉल्ट्स, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पेज नंबर पे लिखी है लीचिंग की डेफिनेशन? 243। और नई वाली बुक में शुरू मैम उसमें टॉपिक नहीं है। डिकम्पोजिशन का टॉपिक नहीं है? नो मैम। नहीं बेटा, श्योर है मैम, है बेटा, 207 पे 207 है बेटा, पिछली क्लास में भी किया था। इकोसिस्टम इज डैश बिकॉज रिसोर्सेज मूव फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। इकोसिस्टम कैसे है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम? तेरी क्लास है? हाँ मैम, क्लोज्ड। ओपन सिस्टम है ओपन सिस्टम कैन and it can move from one ecosystem to another। हाँ ठीक है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम मतलब होता है जब किसी चीज के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हो, वो ओपन सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम होता है जैसे ये कॉफी का कप है, चाय बनाते हैं, कॉफी की पियेंगे, चाय है ना, चाय का कप तुमने ओपन रखा है, गरम गरम चाय है, तो भाप बन के क्या उड़ रहा होगा, वेपर्स वेपर, वेपर उड़ गए। तो पानी के वेपर, ये चाय, इसका एक अपना एक इकोसिस्टम था, एक बाउंड्री के अंदर सब कुछ था, उस बाउंड्री से बाहर चला गया ना एक कंपोनेंट, दिस इज एन ओपन सिस्टम। बाहर से वो कूलनेस ले रहा है ग्लास, अंदर वो हीट अपनी बाहर निकाल रहा है, दिस इज एन ओपन सिस्टम। लेकिन अगर मान लो मैं इसी को अब ढक देती हूँ, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बनाने की कोशिश है, आई होप तुम्हें समझ आ जाए। अगर मैं इसको ढक दूं तो कुछ भी बाहर जा पाएगा नहीं ना। तो अब इमेजिन करना है कि वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। ये थर्मो वाला वो कप है जो होता है ना, जिस बोतल में पानी डालो ठंडा का ठंडा, गर्म का गर्म रहता है, ये वो है, ठीक है। तो अब तुमने इसको बंद कर दिया ना, तो ये कुछ भी इन्वायरमेंट से एक्सचेंज नहीं कर रहा, मतलब भाप तो अभी भी बन रही होगी ना, अगर तुम सोचो तो अंदर भाप बन रही होगी, लेकिन सारी भाप कहाँ जाके इकट्ठी हो रही होगी, लिड पे, हाँ उस लिड के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, है ना, लेकिन अंदर ही है। सो दिस इज एन क्लोज सिस्टम। तो इकोसिस्टम ओपन सिस्टम है, ठीक है, वो एनर्जी एक्सचेंज भी तो करता है ना, एनर्जी बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है, वहां से गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा है, तो इकोसिस्टम ओपन सिस्टम है और एक से दूसरे इकोसिस्टम में चीजें एक्सचेंज होती है, तो आंसर वुड बी 1। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो कौन मदद करेगा इसमें मेरी डिजाइन? मैम सी ऑप्शन है। मोहिनी, मोहिनी प्राइमरी सक्सेशन के साथ क्या डालूं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉफ्स, प्राइमरी सक्सेशन में ऑटोट्रॉफ, ओके। बी के साथ क्या डालूं बेटा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, थर्ड ऑप्शन। कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू एनवायरनमेंट, यस मैम। सी के साथ सेकंड। कम्युनिटी दैट इज कंप्लीटेड सक्सेशन, ओके। एंड डी के साथ फोर्थ। फोर्थ एनिमल्स। ये काफी गलत हो गया तो क्वेश्चन, नहीं ये तो रॉन्ग हो गया। मैम मैं बोलूं? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं बोलूं? बोल कैसे रहे हो भाई, कॉन्सेप्ट उसका गलत हो रहा है, पहले कॉन्सेप्ट ना ठीक करूं मैं। मोहिनी देखो, प्रोड्यूसर उनको कहते हैं जो खाना बना सकते हैं, कैन मेक फूड, ठीक है। और नेचर में खाना सिर्फ कौन बनाते हैं? प्लांट्स। हाँ, और उन्हीं को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, क्लियर? यो मैम। कोई बीच में नहीं बोलेगा, मोहिनी से बात कर रही थी। मोहिनी समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो हम करेंगे प्रोड्यूसर के साथ ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, ठीक है। तो मेरा डी के साथ हो जाएगा 1, राइट।
अब देखो कंज्यूमर वो होते हैं जो खाना खाते हैं, मतलब वो खुद से खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो हम सब कंज्यूमर हैं। हम किचन में खाना कुक कर सकते हैं लेकिन हम बना तो नहीं सकते ना बेसिक से सनलाइट लेके। तो कंज्यूमर वो जो खाना खाते हैं, तो खाना खाने वालों का नाम हो जाएगा एनिमल्स, तो सी के साथ हो जाएगा फोर्थ। समझ आया मोहिनी? Yes, ma'am. Yes. हाँ बेटा तेरे से ही पूछूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो नाउ देखो ये सक्सेशन की बात कर रहा है। सक्सेशन का मतलब होता है कोई भी लैंड है जिसमें लाइफ नहीं है, इसके ऊपर धीरे धीरे पहले छोटे छोटे काई वगैरह लगेगी, है काई जैसी सी, उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट आएंगे और एक टाइम आएगा जब यहाँ फॉरेस्ट बन जाएगा। बहुत सालों का प्रोसेस है ये, ठीक है, तब तक हम नहीं देख पाएंगे, हम मर चुके होंगे लेकिन ये फॉरेस्ट बन जाएगा, उसे सक्सेशन कहते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है कॉलोनाइजेशन ऑफ ए न्यू एनवायरनमेंट, मतलब एक बैरिन लैंड है, ऐसा लैंड है जहाँ पे कभी कोई लाइफ नहीं थी, बिल्कुल सूखा पड़ा है, उस लैंड में पहली बार कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पर फंगस और बैक्टीरिया आ गई, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सो कॉलोनाइजेशन ऑफ ए न्यू एनवायरनमेंट विल बी प्राइमरी सक्सेशन, ए के साथ हो जाएगा थर्ड। क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है फाइनल कम्युनिटी जो एंड में बनते हैं सक्सेशन के, तो जो एंड में बना सक्सेशन के, एंड में क्या बना था? Completely successful. Climax community. एंड में बना था फॉरेस्ट। सो जो तो कम्युनिटी दैट हैज कंप्लीटेड सक्सेशन, जिसकी सक्सेशन खत्म होगी उसको हम कहेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जैसे पिक्चर में क्लाइमेक्स एंड में आता है ना, तो जब प्रोसेस खत्म हो गया वो क्लाइमेक्स है। तो बी के साथ होगा Option ऑप्शन सेकंड, second. का वन, डी का वन, ये दोनों तो नहीं होंगे। सी का फोर, सी का फोर, सी का फोर, अच्छा, ए का थर्ड, ए का थर्ड और ए का थर्ड, और बी का टू, ठीक है, तो आंसर वुड बी ए। क्लियर है मोहिनी? Yes, ma'am. हाँ भाई सही है आंसर, गलत बोला मैंने कुछ? सही है। सही सही है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलो मेरे को फटाफट बताओ कौन से पेज नंबर पे है डायग्राम? 246. 246 और नई वाली में 210. 210। ठीक है चलो, तो ये देखो डायग्राम क्वेश्चन, मतलब डायग्राम इतना इजी है, उससे भी क्वेश्चन निकाला हुआ है। डायग्राम एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 से 8 नंबर कंफर्म है। डायग्राम नहीं स्किप करके जाना, दैट वुड बी वेरी स्टूपिड, डायग्राम छोड़े हम, है ना। तो डायग्राम तो मतलब ऐसे करने हैं कि टाइम आएगा एनसीईआरटी खोलो, हाथ रख के आप बता सकते हो किस डायग्राम पे क्या लेबलिंग है, इतने अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर में डायग्राम जरूर किया करो, चाहे तुमको वो कितने भी स्टूपिड लगेगी किससे ये क्वेश्चन आएगा, पता चला क्वेश्चन पेपर में आगे तुमको बोले ले आ गया मैं तुम तो सॉल्व ना हो, बहुत बेइज्जती हो जाएगी रे, बहुत बेइज्जती। कौन हंसा? कशिश हंसी, कशिश ही बताएगी, बता देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धोखा किया हमारे साथ। इन्होंने बोला इनकी नेमिंग बताओ, लेकिन इन्होंने एबीसीडी नहीं आती इनको, बताओ, इन्होंने ए नीचे लिख दिया, बी नीचे लिख दिया, ए ऊपर लिख दिया। पेपर में ये नंबर खाएगा हमारे, तो पहले तो डायग्राम को ऊपर रिसॉल्व कर लो। तो ये है कौन जो सबसे पहले खाना बनाएगा, दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर। देख बेटा नीचे से ऑप्शन देखना, प्राइमरी प्रोड्यूसर दिया हुआ है उसने ना, उसी से कंपेयर करना। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद इस पे कौन आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। कशिश है, सारे सारे कशिश है, इतनी कशिश है हमारी क्लास में, है? फिर तुम्हारी बारी, वो बोलेगी अच्छा लगेगा तुम्हें? अच्छा कशिश हंस रही है, मुझे याद दिलाना जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है मैं इसी से पूछूं। डी में क्या आएगा कशिश, नीचे देख के बता। मैन एंड लायन। मैन एंड लायन, वैसे तो इन्होंने फिर से भेदभाव किया, इट शुड बी ह्यूमन एंड लायन। महिलाओं की कोई इज्जत ही नहीं है, हम नहीं खाते खाना, बता। ठीक है ह्यूमन एंड लायन, चलो मैन है तो एमसीक्यू में तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बी है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ए मत कर देना, यहाँ यही गलती होगी और बहुत बच्चों की हुई भी होगी। तो बी है हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर, बी है हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर। तू हो जा रंग दे, होली चल रही है यहाँ, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। तुम मेरे को इतना बता कि ये तुम तो गलत हो गए। उसके बाद है मेरा ए है मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ए है मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों का सेम है। फिर उसके बाद डी है मेरा मैन एंड लाइन, आंसर वुड बी कशिश डी। डी, शाबाश। चलो नेक्स्ट कौन मदद करेगा? जो बच्चों को एग्जीक्यूशन रीजन से डर लगता है वो रेज योर हैंड, ताकि हम साथ में सीख लेना कैसे करना है। तो करना ही पड़ेगा, बस तो सकते नहीं।
कशिश कह रही मुझे ही लगता है, मुझे बता दो। चलो आ जाओ कशिश। बायोमास ऑफ ए स्पीशी असर्शन रीजन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रीड करना स्टेटमेंट्स को, हाँ, चेक स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेप क्या होता है? कि उसको चेक करना कि ये इसका एग्जैक्ट रीजन है या हाँ, नहीं। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट चेक करते हैं दोनों। राइट। सो बायोमास ऑफ ए स्पीशी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ड्राई वेट इन मोर एक्यूरेट देन फ्रेश वेट। कि कोई भी चीज का बायोमास है, जैसे लिवर का पीस है मेरे पास, है ना, तो जो लिवर का पीस है उसको अगर मैं फ्रेश वेट में उसको वेट कर लूं तो वो बायोमास निकलेगी वैल्यू। और अगर मैं इसमें से सारा पानी निकाल लूं और फिर उसको वेट करूं तो एक वैल्यू आएगी। तो ज्यादा एक्यूरेट वो है जो ड्राई वेट है। ये सही बात है कशिश? यो मैम। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। सेकंड रीजन नहीं है, वो भी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, फ्रेश वेट इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन। वो कह रहे हैं फ्रेश वेट ना जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन है उससे अफेक्ट हो जाता है। ये भी सही बात है। यो मैम। अब इसके बीच में रिलेशनशिप जानना है तो मैं लिख दूंगी बिकॉज। अब इसको पढ़ते हैं कि बायोमास किसी भी स्पीशी का हम ड्राई वेट में एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट है, इसलिए क्योंकि जो फ्रेश वेट है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से वेरी कर जाता है। तो ये सेंस बन रहा है स्टेटमेंट्स का? यो मैम। बिल्कुल। तो आंसर वुड बी ए। ए। ध्यान से पढ़ना, कभी कभार ऑप्शन उल्टे सीधे कर देते हैं। राइट। तो हम किसी भी चीज का ड्राई वेट इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि जो फ्रेश वेट है उसमें पानी है ना, तो माइक्रोब्स उस पर अटैक कर सकते हैं। और मान लो बाहर मॉइस्चर ज्यादा है तो इसका कंटेंट मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा। मान लो बहुत ज्यादा हीट है बाहर तो इसका पानी का लेवल कम हो जाएगा। ऐसे होता है ना, कि बहुत ज्यादा बाहर गर्मी होती है, तुमको ज्यादा प्यास लगती है ना, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। राइट। और अगर बहुत ज्यादा बाहर ठंड है तो तुमको प्यास कम लगती है। आजकल प्यास कम लग रही होगी, है ना। Yes, यो ma'am. मैम। तो इसलिए ड्राई वेट करना मेजर ज्यादा सही रहता है एज कम्पेयर टू फ्रेश वेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अब कौन मदद करेगा मेरी असर्शन रीजन में? मुझे पता है तकरीबन सबके खराब है, जल्दी बताओ। Praveen. प्रवीण, ठीक है प्रवीण। प्रवीण असर्शन, ग्रेजुअल के बाद एक फेयरली प्रिडिक्टेबल। तुझे पता है अंत क्या होगा? चेंज इन स्पीशी कॉम्पोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड सक्सेशन। सही बात है। Yes, ma'am. सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर सेम, सेम होते हैं। No, ma'am. पैरेलल होते हैं दोनों. हाँ, पैरेलल चल सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्टेबल नहीं होता कभी इवोल्यूशन। तुम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो एंड रिजल्ट क्या होता, क्योंकि नेचर साथ साथ में डिसाइड कर रही है ना। जो चीज किसी स्पीशी का सर्वाइवल करा रही है, जैसे किसी ने पंख डेवलप कर लिए लेकिन वो उड़ नहीं रहा है, बिना उड़े भी उसका चल रहा है काम। ठीक है, जो बिना उड़े भी काम चल रहा है तो नेचर उसको प्रेफर कर रही है। टेक्निकली देखा जाए तो तुम सोचो, ऑस्ट्रिच के पंख है ना, उड़ना चाहिए था बावले को, उड़ता तो मस्त, उसके पास कितने सारे ऑप्शन होते ना, लेकिन बिना बिना उड़े उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही है। तो इवोल्यूशन ने उसको अलाउ कर दिया ना। अब अगर हम सोचे ये तो एडवांस फीचर था यार, उसके पास पंख होते। लेकिन इवोल्यूशन प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो एडवांसमेंट की तरफ नहीं जाती। इवोल्यूशन बस ये देखती है स्पीशीज जिसमें सर्वाइव कर रही है वो सही है। ठीक है, तो प्रिडिक्टेबल नहीं है इवोल्यूशन, ग्रेजुअल जरूर है लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो एजर्शन की स्टेटमेंट से ही रीजन की स्टेटमेंट ही गलत, आपस में रिलेशनशिप हो नहीं सकता। आंसर वुड बी C. यस। बस ये ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेना, कभी कभार ऊपर नीचे लिखते हैं उस दिन रो दोगे, कहीं सी का ऑप्शन इन्हें डी में लिखाओ। तो मेरे साथ बहुत बार हो जाता है भाई, तुम भी ध्यान रखना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मदद करेगा? Praveen. नहीं, एक हो गया तुम्हारा। राजकुमारी, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राजकुमारी गलती ढूंढनी है। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन एनारोबिक प्रोसेस। बेटा एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है मोस्टली? नो मैम। ओ, जब पेड़ से पत्ता गिरता है तो हम ऐसे थोड़ी ना पत्ते के आसपास ऑक्सीजन को रोक लेते हो, नहीं भाई नहीं आना उसकी प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है। मेनली एरोबिक है, थोड़ा बहुत एनारोबिक कंडीशंस में भी हो जाता होगा, लेकिन मेनली एरोबिक है। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म अगर साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं डिट्राइटिस पे। यो मैम। हाँ, एनसीईआरटी की कौन सी पेज नंबर की लाइन है? बता बता, भाग के जा, बताओ तुम लोग बताओ। मैम 243। 243। और नई वाली में हरीश 207. 207। अंडरलाइन करो, मिली सबको? राजकुमारी कौन से पैराग्राफ की कौन सी लाइन है? मैम लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है। लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है। इसका क्या मतलब है कि मान लो ये पत्ता है,
ये पत्ता है, अभी डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिकम्पोज हुआ है, लेकिन अभी टाइम लगेगा ना। तो जैसे ही डिकम्पोज स्टार्ट होता है ना, डिकम्पोज होना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, पहला स्टेप। जब फ्रेगमेंटेशन चल रही है तभी न्यूट्रिएंट नीचे निकल जाते हैं और अंदर चले जाते हैं सरफेस की, सॉइल सरफेस में। ये होते हैं वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इसे हम कहते हैं लीचिंग। तो जब फ्रेगमेंटेशन चल रही है तभी लीचिंग भी हो रही है। और फ्रेगमेंटेशन करता कौन है? अर्थवॉर्म। है ना, डिकम्पोजर, दैट इज अर्थवॉर्म। पर ऐसा तो नहीं है ना, अगर यहाँ खाना है तो क्या तुम बैक्टीरिया को आने से रोक लोगे? नो मैम। ना, तो यहाँ पे माइक्रोब्स भी काम करते हैं, ठीक है। तो जब माइक्रोब्स चीजों को तोड़ते हैं तो वो स्टेप होता है हमारा कैटाबोलिज्म। अब हम जब इसे पढ़ते हैं तो हम स्टेप वाइज लिखते हैं, फ्रेगमेंटेशन, सेकंड लीचिंग, थर्ड इज कैटाबोलिज्म। लेकिन नेचर में क्या स्टेप वाइज हो रहा होगा? वो तो साथ हो रहा होगा ना। तो वही ये लाइन बोल रही है कि फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म साइमल्टेनियसली काम करते हैं डेट्राइटिस पे। समझ आई? यस मैम। सिर्फ हम अपनी सहूलियत की उसको अलग अलग पढ़ते हैं, राइट। नाउ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, वर्टिकल ऐसी वाली है ना, सीधी। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीशीज की अगर आप देखोगे, किसी फॉरेस्ट को दूर से देखोगे, नीचे छोटे प्लांट, फिर बड़े प्लांट, फिर सबसे बड़े ट्रीज, तो इस प्रोसेस को, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। सही बात है? यस मैम। लाइन कौन सी है पेज नंबर पुरानी बुक में? 206. 206। शाबाश, अंडरलाइन कर लो। पॉन्ड इज ए डीप वाटर बॉडी। पॉन्ड डीप होते हैं, गहरे होते हैं? यस मैम। पॉन्ड गहरे होते हैं। कशिश को फेंकना पड़ेगा, राजकुमारी को No, फेंकना no. पड़ेगा। राजकुमारी No, ma'am. नहीं गहरे होते, पॉन्ड तो छोटू होते हैं। कोई बात नहीं, हमारे घर के पास है कोई? नो Yes, ma'am. मैम। किसके घर के पास है बेटा? कशिश तुम्हारे घर के पास है? यो मैम। कशिश, राजकुमारी को बुलाना, धक्का देके देखना, अगर तो ये डूब गई तो गहरा होता है, नहीं डूबी तो शैलो होता है, ठीक है। फिर बताना हमें। ठीक है, चलो, ये तो हमें प्रैक्टिकली पता चलेगा, अभी के लिए हम ना कर देते हैं। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। ये पता है, ये डिकम्पोज होगा, डिपेंड करता है कि ये किस चीजों से बना है और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है। ऐसा सच है? यस मैम। हाँ, हमें ढूंढना क्या था? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ए और डी। ए और डी, तो आंसर होना चाहिए ए एंड डी, ठीक है। ओके, यो यो। मैम इसमें ऑप्शन गलत से। गलत हो गया ये प्रिंट। आई एम नॉट श्योर, शायद मैंने पीछे वाला पेपर निकाल लिया, आई थिंक मैंने करेक्शन के लिए भेजा था, शायद आपके पेपर में सी आया होगा, पर ए और डी इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कौन मदद करेगा? प्रवीण। प्रवीण कर चुका है, नया बच्चा मदद करेगा। राजकुमारी भी कर चुकी है। एनीवन एल्स? बहुत सारे नाम लिए थे मैंने, बहुत पिटोगे। हरीश, आइए हरीश, पधारिए, आप ही का स्वागत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? प्रवीण, सत्य बताना है तुम्हें, ठीक है, तुम तो हो ही सत्यवादी है ना। प्रवीण से पूछा मैम। और नहीं, प्रवीण नहीं, हरीश। यो मैम। ठीक है, तुम तो सच्ची बोलते हो ना हमेशा। यस मैम। Yes, ma'am. नहीं, हरीश की बात करी थी बेटा, और तुम दोनों ही झूठे हो। डेट्रीवोर्स जो खाते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, ब्रेक डाउन डेट्राइटिस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं उसको, इसी को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सही है? यो मैम। ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, जो वाटर, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है, ये इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक कर देंगे और नंबर खा जाएंगे तुम्हारे। वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलने वाले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, ठीक है। गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन और अनअवेलेबल हो जाते हैं, ये अवेलेबल नहीं रहते। ये दो ही, ये 3 वर्ड है जो नंबर खाएंगे। तो ये बात सही है, लीचिंग कहते हैं इसको। यस मैम। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स जो होते हैं वो डिट्राइटिस को ब्रेक करते हैं। ये बैक्टीरिया फंगा थूक देते हैं डिट्राइटिस के ऊपर, उसको बाहर पिघलाते हैं, फिर उसको पी जाते हैं, पिनोसाइटोसिस करते हैं ये। ऐसी मकड़ी भी खाना खाती है ना, अपने खाने को लपेट लेती है जाल में, है ना, फिर उसको ऊपर थूकती रहती है, थू 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 थू, फिर वो पिघल सा जाता है, फिर उसको पी जाती है, राइट। तो ये प्रोसेस कैटाबोलिज्म कहलाता है। नो मैम। अबे बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम वाला यो मैम। सही ढूंढना था, आंसर वुड बी ऑप्शन ए। कौन से पेज नंबर पे ये पूरा प्रोसेस है? एम 207 और 208। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, नीट में अक्सर आता रहता है, आप देख ही रहे हो, पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के ही आते हैं मॉडिफाई होके।
चलो यार मेरे को ये बताओ, ये कौन करवाएगा? कौन बच गया? हर्ष तुम बच गए ना? सूर्यांश? प्रवीण नहीं कराएगा, मैंने बोल दिया ना, जो करा चुका है वो नहीं अभी। सूर्यांश हो? यस मैम। आजा। सूर्यांश एक बात बता, ये स्टेटमेंट में फॉल्स ढूंढना है, तो तुमने सारे स्टेटमेंट पढ़े थे या कुछ पढ़े थे? कैसे किया था बेटा? मैम दिया नहीं था वाला टेस्ट। हाँ अच्छा, ये दिया नहीं था टेस्ट, ओके। तुम बताओ बच्चों, सारे स्टेटमेंट पढ़े थे, कुछ पढ़े थे? मैम जो साढ़े पहले तो इसमें सारे स्टेटमेंट नहीं पढ़े थे, इसमें जब भी लंबा क्वेश्चन आए आपको पहले 2 स्टेटमेंट पढ़ के आंसर देख लेना, मिल जाता है आंसर। देखो इनकरेक्ट ढूंढना सूर्यांश, तो बताओ इकोसिस्टम फूड वेब्स आर फाउंड, इकोसिस्टम में फूड वेब मिलती है? यस मैम। मिलती है, ये करेक्ट है। ड्राई वेट इज चोजन फॉर एक्सप्रेसिंग बायोमास ऑफ स्पीशी, इट इज टू अवॉइड वेरिएशन इन वेट ड्यू टू सीजनल मॉइस्चर डिफरेंसेस इन द बायोमास। ये स्टेटमेंट सही है कि हम ड्राई वेट को प्रेफर करते हैं टू स्टडी बायोमास ताकि सीजनल वेरिएशन का उस पर असर ना हो। सही है? यस मैम। यो बिल्कुल सही है बेटा। सूर्यांश से पूछा मैंने, यस तुम्हारे बारे में नहीं बोलता ना, तो तुम्हें उसके बारे में नहीं बोलना है। तो देख बेटा, मुझे गलत ढूंढनी है, मुझे ये पता है ए और बी मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सही स्टेटमेंट है। मैं नीचे जाऊंगी, जहां जहां ए और बी है वो मेरा आंसर ही नहीं हो सकता ना, ये दोनों करेंगे। अब मुझे सिर्फ बी और डी ऑप्शन में से ढूंढना है, ये मेरे आंसर्स है, यानी कि मुझे 4 और स्टेटमेंट पढ़नी है। सबसे पहले देख लेते हैं, बी के साथ एच स्टेटमेंट है, एच को पढ़ते हैं। ये हेल्दी इकोसिस्टम, सूर्यांश ध्यान से देखना इसे, ठीक है? ये कह रहा है हेल्दी इकोसिस्टम आर बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल सर्विसेज। कोई हेल्दी इकोसिस्टम है सो वो बहुत सारी एनवायरमेंटल सर्विसेज देता है। जैसे कोई हेल्दी इकोसिस्टम है तो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एनवायरमेंट को ऑक्सीजन देता है, ठीक है, बट नॉट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कह रहे हैं लेकिन जो हेल्दी इकोसिस्टम्स है ना, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। इकोनॉमिक का मतलब है पैसा, प्रॉफिट, तो उसे मनी के सेंस में मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। सही है? नो क्या प्रॉफिट हो सकता है हेल्दी इकोसिस्टम से मनी के सेंस में हमें? प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। हाँ, जैसे लकड़ी मिलेगी तो टिम्बर की फैक्ट्री है मान लो सूर्यांश की, तो उसको तो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है हेल्दी इकोसिस्टम से। ये कह रहा है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसकी इकोनॉमिक प्रॉफिट हमें नहीं होता, तो गलत है, ये गलत होगी। मुझे गलती ढूंढनी थी तो मुझे ये पता है कि एच आंसर हो सकता है, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगी। अगर ये सही होता ना मैं इसे छोड़ देती। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई, आई पढ़ते हैं। हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम नॉट मिटिगेट ड्रॉट। मिटिगेट मतलब सॉल्व, बेसिकली सॉल्व। तो वो कह रहे हैं जब सूखा पड़ता है ना, अगर कोई हेल्दी इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो वो सूखे से डील नहीं कर पाएगा। ऐसा होगा? किसी एरिया में सूखा पड़ गया है, आसपास हेल्दी इकोसिस्टम है फॉरेस्ट का, तो क्या वो सूखा पड़ने को रोक पाएगा, उसे ठीक कर पाएगा? यस मैम। कर पाएगा। ये कह रहा है हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं कर सकता ऐसा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत। गलत। Wrong. मुझे ढूंढना था गलत। यस एच और आई दोनों गलत है, आंसर वुड बी बी। बी। देखा, तो आपने सारी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी ना बेटा, हो गया ना इतने में? यस मैम। हर चीज के ना 2 ऑप्शन देख लिया करो पहले, ऊपर 2 ऑप्शन सॉल्व कर लिया करो, फिर नीचे चेक कर लिया करो, रूल आउट हो जाते हैं। इसे कहते हैं रूल आउट करना क्वेश्चंस, ऑप्शंस को। क्लियर? मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन मदद करेगा? हर्ष तो बेचारा आ जा रहा है, इसका तो नहीं हो पाएगा आज की डेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? गलत ढूंढनी है हमें। क्वांटिटी ऑफ बायोमास इन अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। बेटा क्रॉप का मतलब क्या होता है? लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग। लिविंग। तो कह रहे हैं जो बायोमास होता है ना, एक पर्टिकुलर जगह पे जो बायोमास है, बायोमास इज अ लिविंग मटेरियल का मास, जो बायोमास है उसको अपन स्टैंडिंग क्रॉप देंगे। सही है? मैम। बिल्कुल सही है, सही है। The energy content in a trophic level is determined by considering a few individual of the species at that trophic level. ये ट्रॉफिक लेवल है, कह रहा मेरे इस ट्रॉफिक लेवल का एनर्जी डालना है, कितना एनर्जी है इस ट्रॉफिक लेवल पे। कह रहा तो कोई चक्कर नहीं है, आप ना कुछ इंडिविजुअल का डाल लो कि इतने इंडिविजुअल का आप एनर्जी लेवल जान लो, तो आपको पता चल जाएगा पूरे ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी है। ऐसे कर सकते हैं हम? No. नो नहीं मैम। यार, जानना है तो पूरे का जानो ना, सारे इंडिविजुअल का एनर्जी लेवल। 2-4 का जान के चुन्नू मुन्नू का कैसे पता चलेगा? क्लास का एनर्जी लेवल जानना। 4 बच्चों ने रिप्लाई कर दिया तो थोड़ी ना क्लास एनर्जेटिक है।
बाकी सारे सो रहे हो, तो ये तो गलत है। The successions that occur in nearly cooled lava is called primary succession. Primary succession cooled lava पे होता है। Yes, ma'am. कौन से पेज पे एग्जांपल मेंशन है, पेज नंबर 250. 250 नई वाली पे हरीश सक्सेशन में देख। क्या लगता है ढूंढ पाएगा? No, ma'am. अबे किसी और के पास है नई वाली? ढूंढ लियो बेटा, मिल जाएगी एनसीईआरटी की लाइन में। रेट ऑफ सक्सेशन फास्टर होता है सेकेंडरी सक्सेशन में। सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होती है। यस मैम, क्यों? उसमें सॉइल प्रेजेंट होती है उनकी, उसमें ऑलरेडी सॉइल बनी होती है। करेक्ट। फाइटोप्लैंक्टन आर द पायनियर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन के पायनियर एक्वेटिक इकोसिस्टम एक्वेटिक सक्सेशन। यस, डायग्राम तो ढूंढ ही लेगा नई वाली बुक में। पता कौन से पेज नंबर पे? ऑप्शन ए। पेज नंबर कौन सा बेटा? ये पिक्चर बनी हुई है ना एक्वेटिक इकोसिस्टम के सक्सेशन के नालायको। Yo, ma'am. कौन सा पेज नंबर है? 252. 252। वहां पे देखो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन ही है जो एक्वेटिक सक्सेशन में सबसे पहले आते हैं। अंडरलाइन कर लो उसको, वहां से आया क्वेश्चन। ये आंसर वुड बी, मेरे को क्या ढूंढना था गलत, एक ही गलती है, दैट इज बी। आंसर वुड बी क्लियर। देखो बी है लेकिन आंसर ए है, कंफ्यूज मत हो जाना एबीसीडी में। और 4 नंबर दे आओ उनको कि आप रख लो, हमसे ना होगा। चलो, एन इकोसिस्टम इज, अब एक इकोसिस्टम, इसका आंसर तो बता दो यार। चैप्टर के फर्स्ट पेज पे लिखा है इकोसिस्टम इज, आंसर वुड बी प्रवीण सी। सी। इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग का, लिविंग living से interaction? लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, लिविंग का इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, है ना। इन्वायरमेंट नॉन लिविंग थिंग है, फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको, उसके आसपास का इन्वायरमेंट, यही बोल रहा है वो। बायोलॉजिकल कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन है अपने आप से भी और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से भी। सो आंसर वुड बी सी। क्लियर? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो ये स्टेटमेंट है ना, एसेसिस, ये हमने करी नहीं थी। एक्सेसिस है बस, ये हमने करी नहीं थी, तो इसको नोट Yes, कर लेना। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारी डेफिनेशंस है, ये चारों डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे नोट्स अपडेट करना है अपना। ठीक है, तो इससे आपको नोट अपडेट करने हैं। देखो कैसे, जब कोई बैरन लैंड है, इसके ऊपर कोई सॉइल वर्क कुछ नहीं है, पत्थर ही समझ लो, ठीक है। तो इस बैरन लैंड पे खाली सूखा पड़ा हुआ लैंड है, कुछ नहीं है यहाँ पे पहली बार बैक्टीरिया फंगाई आ गए, फिर उसे उन्होंने आगे की सक्सेशन स्टार्ट की। तो सबसे पहली बार यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए और उन्होंने सक्सेशन स्टार्ट की। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोपेग्यूल्स इन अ बेयर एरिया। प्रोपेग्यूल मतलब सबसे छोटे छोटे कण, इन्हें हम बोलते हैं एक्केसिस। ठीक है, तो ए की डेफिनेशन है फोर्थ, एक ही कलर से कर देती हूँ तो अच्छा यार तो कलर ही कम है। इसकी डेफिनेशन है फोर्थ। नाउ फूड वेब क्या होती है? फूड वेब इज समथिंग जो स्टेबिलिटी देती है इकोसिस्टम को। ठीक है, नाउ डिट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन। डिट्राइटस फूड चेन का मतलब है फूड चेन स्टार्ट होती है डेड मटेरियल से, ये मतलब होता है इसका। तो डेड मटेरियल से फूड चेन सबसे ज्यादा स्टार्ट होती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, नेदर देन एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है ना, हमें लगता है कि हम लिविंग बीइंग को खाते हैं, लेकिन टेक्निकली ज्यादा डेड ऑर्गेनिज्म पे लाइफ डिपेंडेंट है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिट्राइटस फूड चेन मेन फूड चेन है, और पानी के अंदर जो फूड चेन मेन फूड चेन है दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब हमेशा ये नहीं होती है कि गाय घास खा रही है। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब होता है लिविंग बीइंग से स्टार्ट हो रही है वो। तो एक मच्छी दूसरी मच्छी को खा रही है, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन मच्छियां खा रही है एक दूसरे को। तो ग्रेजिंग फूड चेन मेन है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो ये डेफिनेशंस आप अपने सिस्टम में अपडेट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। मैम डन। जो ऑप्शन फर्स्ट है ना इसमें, और सक्सेशन में क्या डिफरेंस है? सक्सेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है। वो जो फर्स्ट टाइम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आके उस लैंड पे बैठ के
अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर रहा था, उस फर्स्ट स्टेप को एक केसेस कहते थे। सक्सेशन तो एक पूरा प्रोसेस है ना। यस मैम, मतलब उसका एक पार्ट है ये। हाँ, पर्टिकुलर उस स्टेप का नाम है। यस मैम, थैंक यू। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेलकम। मैम नहीं एनसीईआरटी में नहीं है शायद सक्सेशन। नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है सक्सेशन, सच बोल रही है बच्चा। यो मैम। नहीं है। Ecological succession related and its syllabus. ओके, ठीक है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डन मैम। ठीक है, डन। ओके जी, आंसर क्या होगा? बाय द वे आंसर ही बता दो। सी ऑप्शन। ए का 4th, बी का 1, सी। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का खत्म करेंगे। ठीक है, रहता है ना कल का? यस मैम। यो मैम। बच्चों का पेपर भी है, तुम्हारे काम भी आएगा वो। देखो, करेक्ट ढूंढना अपने को, इजी है ये। बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब लिविंग बीइंग का बायोमास, अभी बताया था आपने। यस मैम, लिविंग। और स्टैंडिंग स्टेट का मतलब नॉन लिविंग, मिनरल्स। नॉन लिविंग। नॉन लिविंग न्यूट्रिएंट इन सॉइल। तो स्टैंडिंग स्टेट किसके साथ कंबाइन करूं? ए का 4th। 4। अच्छा, और सी का सेकंड। सेकंड। मैम देख सी ले। का 4th। ए का सेकंड आएगा। A का मैम second. ए का सेकंड आएगा। सी का 4 है। यस। काश ये क्लास ऑफलाइन होती, काश मैं तेरे एक लगा पाती, मजे आ जाते, है ना? फील आ जाता एकदम। यस 3-4 बच्चों को एक ठीक साथ, एक को डस्टर पड़ता है, एक को चौक पड़ता है ना, एक को कॉपी उठा के पड़ती सर पे, है ना? कितना मजा आता है ना। मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन में बता रही हूँ मैं, घर वालों को भी दिखाना है। तेरे आंसर के बाद तो मैं यही बोलूंगी, अभी बताया मैंने, देख के गलत बता रहे हैं। चीटिंग करके भी गलती कैसे कर सकते हो तुम? चीटिंग भी सही नहीं कर रहे तो कैसे पास होगे तुम? सही मैम, सही तो बताया। चुप हो जा, तू भी चुप हो जा। वो डस्टर जो आ रहा था तेरे सर पे आ रहा था। एंड दिस पॉइंट्स आई मिस ऑफलाइन क्लास, जहाँ पे मैं बच्चों को लपेट सकूं सही से। एक आध घुसन तो पड़ ही जाता किसी के। आंसर क्या होगा इसका? सी का 4 से कतई विश्वास नहीं है मुझे, जहर उगलोगे, चुप रहो। ए का 2, ए होगा इसका आंसर। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा है। ओके, चलो, ऑलराइट। अब हम करते हैं रिवाइज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अरे स्क्रीन शेयर क्यों बंद कर दिया मैंने गलती से, सॉरी। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कहाँ तक पहुंचे थे हमारी कहानी? खोल के नहीं देखी हुई किताब, तुम्हें क्या पता। बैठा पढ़ लिया करो साथ साथ, ठीक है? जब पेपर का सिलेबस ज्यादा हो जाएगा ना, तब पढ़ते हुए रोना आएगा। साथ साथ पढ़ लो, मजे हो जाएंगे। जब सारी क्लास के बच्चे तुम्हारे पढ़ रहे होंगे ना, तुम मजे कर रहे होंगे, उसका फील ये लगे। आओ भाई, बायो कंट्रोल एजेंट पे पहुंचे थे शायद, यही है तुम्हारा भी, या तुम ऊपर हो? राजकुमारी कशिश हो गया था। बायोगैस प्लांट। यस मैम। बेटा, बायोगैस के नाम बताओ फिर। मिक्सचर ऑफ गैसेस है, किस किस गैस का मिक्सचर है? पहले तो CO2 मिथेन ऊपर बोला कर, CO2 बाद में बोला कर। मिथेन ऊपर ही बोल, क्योंकि सबसे ज्यादा कंटेंट उसका है। आदत डाल ले। CO2। मिथेन, CO2, H2S एंड H2, ठीक है? इन गैसेस का मिक्सचर है ये, करेक्ट? मुझे बताओ, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है? CO2। और बायोगैस में किसकी होती है? मीथेन। बस ये याद रखना। मीथेन, CH4। गुड। आओ भाई, तो माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है? माइक्रोब्स को हम यूज कर सकते हैं ताकि हम पेस्टिसाइड्स वगैरह को ना यूज करें। जैसे खेत है, फसल लगेगी तो कीड़ा तो लगेगा, है ना? उसको रोका तो नहीं जा सकता ऐसे, हमें उससे डील ही करना पड़ेगा। तो देखो, कीड़ा इज मोस्टली इंसेक्ट लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं। तो तुम इंसेक्ट का नेचुरल प्रेडेटर उठा के ले आओ। इस इंसेक्ट को खाने वाला प्रेडेटर है, वो अपने खेतों में छोड़ दो, प्रेडेटर को खा जाएगा, ये प्रेडेटर इसको खा जाएगा, तो इंसेक्ट से तुम्हारा छुटकारा मिल जाएगा। बस मेक श्योर करने लगे प्रेडेटर तुम्हारी फसलें खाने में इंटरेस्टेड ना हो, फिर तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना? अब उसका प्रेडेटर ढूंढोगे। तो बायो कंट्रोल एजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करो, पेस्ट से अपने आप को बचाओ, ठीक है? मेन बायो कंट्रोल एजेंट ये होता है। अब आपको आएगी डेफिनेशन, बहुत जरूरी डेफिनेशन है। कहाँ गई इसकी डेफिनेशन? कहाँ गई? बायो कंट्रोल।
So biocontrol refer to use of biological method for controlling plant diseases and pest. प्लांट को डिजीजेस से बचाओ और प्लांट को पेस्ट से बचाओ, उसी को हम बोलते हैं बायोकंट्रोल. ठीक है जी. और इन्हें बचाने के लिए जिन चीजों को हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं बायोकंट्रोल एजेंट्स. राइट. अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ टर्म्स है, तो इसको ना रीड करके जाना, पैराग्राफ को छोड़ना मत, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द स्टेटमेंट वाला, कौन सी सही है कौन सी गलत. एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी है, स्टेटमेंट इजी है, लेकिन एक बार कष्ट करना पड़ेगा. ठीक है जी, समझ आया? यो मैम. इसमें थोड़ा आगे चलते हैं, तो रीडिंग का ही है. कहाँ गया वो वर्ड, 1 मिनट, कहाँ गया. यहाँ से है नीचे. देखो 2 वर्ड है इसमें जो बड़े इंपॉर्टेंट है. एक है कन्वेंशनल फार्मिंग. कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होती है? ये वही वाली फार्मिंग है जिसके अंदर हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं. सो वो वाली फार्मिंग जिसमें यूज ऑफ केमिकल्स होगा टू कंट्रोल पेस्ट, उसे कहते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग. तो क्या ये अच्छी होती है सेहत के लिए? नो मैम. खाने हमारे पास भी आ रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं, जो फार्मिंग हो दैट वुड बी ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक फार्मिंग को होलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं. ठीक है, तो होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है ऑर्गेनिक फार्मिंग. इसमें फर्क आ सकता है आपको, जब आप अपने नोट्स देखोगे ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, तो इनमें डिफरेंसेस लिखवाए थे मैंने, एक बार उसको रेफर कर लेना. तो होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें आप लोग क्या यूज करोगे, ऑर्गेनिक मटेरियल ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं. जैसे खाद की तरह हम जो एनिमल की पूप होती है उसको ड्राई करके डाल देते हैं, वो खाद का काम ही करती है. ठीक है, अगर वहां पे कीड़ा लग रहा है तो उसका नेचुरल प्रीडेटर ले आओ, तब भी हम उसको रोक सकते हैं कीड़े को फैलने से. तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम लोग बिना केमिकल को यूज करे फसलों को सही कर सकते हैं. ठीक है, इसे होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं. इन दोनों के बीच में फर्क आना चाहिए. अब इसका 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल है. एक है कि हम जो कह रहे हैं क्या प्रीडेटर ले आओ तो पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा, पेस्ट को खाने वाला प्रीडेटर ले आओ. तो एग्जाम्पल दो. 2 एग्जाम्पल है, एक है लेडी बर्ड और दूसरा है हेलीकॉप्टर. जैसे प्यार से हम क्या बुलाते हैं, अरे देखा होगा तुमने हेलीकॉप्टर, ड्रैगन फ्लाई. Yes, ma'am. ड्रैगन फ्लाई. करता नहीं जोर जोर से आवाजें करता है वो. यस मैम. Yes. तो लेडी बर्ड क्या खा जाती है, एफिड्स. उसको बड़े पसंद होते हैं एफिड्स, खा जाती है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं. और मस्कीटो खा जाता है ड्रैगन फ्लाई. अब मस्कीटो क्या, ड्रैगन फ्लाई मस्किटोस को खाते हैं. उल्टा बोल सॉरी, उल्टा बोल दिया था आपने. अच्छा सॉरी, लेडी बर्ड एम्फिड्स खाती है, ड्रैगन फ्लाई मस्कीटो को खाता है, ये नहीं बोला मैंने. आपने कहा था कि मस्किटो ड्रैगन फ्लाई को खाता है. ओह सॉरी, नहीं भैया नहीं. अच्छा, मस्कीटो क्या खेतों को खराब करते हैं? मस्कीटो खाते हैं गोभी आलू? नो मैम. ह्यूमंस को खाते नहीं खाते. ठीक है, नहीं, मेल मस्कीटो नेक्टर पी लेता है, लेकिन फीमेल तो वैसे भी नहीं खाती. राइट, तो फिर इनको क्यों हटाना चाहते हैं हम, क्योंकि मस्कीटो जब फील्ड में आएंगे तो उस फील्ड में ह्यूमन भी तो है ना, तो वो नुकसान करते हैं. एक तो कान में भिन भिना के दिमाग खराब कर देते हैं है ना, और ऊपर से उनको काटेंगे तो नुकसान तो कर रहे हैं ना. इसलिए हम मस्कीटो भी नहीं चाहते हमारी फील्ड में. मस्कीटो हम कहीं नहीं चाहते, वी हेट मस्कीटो. राइट, सो ये दोनों एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं. दूसरा एक और तरीका है, तुम जो प्लांट है उसको ही पेस्ट रेजिस्टेंट बना दो, तो इसमें बायोटेक आ जाएगी. तो कौन सा प्लांट था जो पेस्ट रेजिस्टेंट हमने बनाया था, दैट वाज तंबाकू. बीटी कॉटन. कॉटन. बीटी कॉटन टोबैको. यस, बीटी कॉटन को हमने अगेंस्ट बना दिया था कि उसके ऊपर कोई बुकोलो वायरस करके, आपको सॉरी बुलवर्म आके लग ना पाए. राइट, तो उसके अंदर हमने बैक्टीरियल जीन डाल दिया था, इसलिए हम उसको बीटी बुलाते हैं. बीटी कम फ्रॉम बैसिलस thuringiensis. करेक्ट. तो ये हम प्लांट ही ऐसा बना देंगे जिसको पेस्ट ना हो, तब भी तो फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है ना मुझे, इसको तो कीड़ा लगेगा नहीं. राइट, अब आगे चलते हैं. एक और एग्जांपल है इसका, ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस. अब इसका क्या यूज है, अगर कोई प्लांट है तो फंगस तुमको पता है ना, प्लांट की रूट में जाके लगता है यस मैम. है ना, लगा देते हैं उसको फंगस. फंगस अपनी हाइफा फैला लेता है और आसपास से सारे न्यूट्रिएंट ले आता है केमिकल सिक्रीट कर करके. तो ठीक है, ये तो न्यूट्रिएंट ले आया, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो बायो कंट्रोल की बात कर रही हूँ. अब ये प्लांट को डिजीज से कैसे बचा रहा है या किसी और के अटैक से कैसे बचा रहा है. जो ट्राइकोडर्मा है, बट इट डज इज, ये जो फंगा है ना, ये केमिकल रिलीज करता रहता है. तो क्योंकि फंगा वहां लगा है ना,
प्लांट के साथ, वो चाहता है ये प्लांट मुझे ही मिले, वो नहीं चाहता कोई और बीच में आए। तो वो ऐसे केमिकल रिलीज करता रहता है जिसकी वजह से और कोई कीड़ा उसके पास आ ही नहीं पाता। आपने कभी देखा जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उन पे जनरली आपको चींटी या बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें मीठा होता है ना। आप कभी देखना रूट्स की तरफ आपको अक्सर चींटी दिखाई देगी, राइट। तो ट्राइकोडर्मा क्या करेगा, उन चीजों को हटा देगा। तो वो भी तो प्रोटेक्ट ही कर रहा है ना प्लांट को, है ना। प्लांट से बदले में वो खाना देता है और उसको मदद कर देता है न्यूट्रिएंट लेने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फंगस की मदद से प्लांट को क्या चीज ऑब्जॉर्ब हो पाती है वैसे? मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स। इसमें स्पेशल चीज याद रखना, फंगस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस ऐसे प्लांट नहीं ले पाता, तो उसकी एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है वो। ओके, नाउ एक और एग्जांपल है वायरस का। कहते वायरस छिड़क दो, वायरस छिड़क दो बोल दिया तो घबरा गया प्रवीण गिर है, वायरस तो हमेशा नुकसान देते हैं। हमने कहा वायरस नुकसान देते हैं, लेकिन वायरस भी कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं। ऐसे वायरस है जो स्पेसिफिकली उसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान देंगे। ठीक है, तो जो वायरस एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के ऊपर ही फीड करता है, ठीक है, तो जब वायरस किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही खाता है, बाकियों को कुछ नहीं कर रहा, तो अगर वो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट पे अटैक कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो कैसा वायरस है, वो नैरो स्पेक्ट्रम वायरस है। नैरो स्पेक्ट्रम वायरस मतलब किसी पर्टिकुलर ही ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है और किसी को नहीं खाता, और इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक। उसको इंसेक्ट की स्पीशीज भी पता है, वो उसी स्पीशीज के अंदर जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। तो तुम अपनी फील्ड में डाल दो बक्लो वायरस, अब जिस इंसेक्ट पे वो फीड करता है, मान लो उसी ने तुम्हारा खेत खराब किया, तो उस इंसेक्ट के ऊपर ही चला जाएगा और उसको मार देगा। बाकी इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, या तुम बोलो मैम उससे प्लांट के अंदर भी तो ये जा सकता है, या हम खाएंगे हमें नुकसान दे सकता है। इसकी क्या खास बात है बक्लो वायरस की, कि ये कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता प्लांट को जिस पे तुमने छिड़का, ना हमें देगा, ना उसको बर्ड्स खा रहे हैं उसके सीड्स को उसे नुकसान दे रहा है, ठीक है, किसी मच्छी वच्छी को भी कोई नुकसान नहीं दे रहा, और कोई भी और इंसेक्ट है उसे भी नुकसान नहीं दे रहा। ये इतना बढ़िया है, तो बिक्लो वायरस को भी यूज किया जाता है। अब मैंने तुम्हें किसी वायरस का अभी तक जीनस नहीं कराया, वायरस टॉपिक वैसे हमने ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस, राइट। नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लो। ओके, यस मैम। 4 मार्क है ये, सीधे सीधे क्वेश्चन। क्या वो आपसे उसका जीनस पूछ लेते हैं, आपसे उसके फीचर पूछ लेते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम है ये, स्पीशीज स्पेसिफिक है, दो चीजें याद रखना, नैरो स्पेक्ट्रम, स्पीशीज स्पेसिफिक, और इंसेक्टिसिडल है, इंसेक्ट को खाता ही, इंसेक्ट को मतलब इन्फेक्ट करता ही। ओके, यस मैम। आईपीएम की फुल फॉर्म आ सकती है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं कि आप ढंग से किसी, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है दो चीजों को एक साथ चलाना, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्या है कि जो भी पेस्ट आगे किसी भी खेतों में लग रहे हैं, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो कि वो उस खेत से चले भी जाए और किसी को कोई नुकसान भी ना हो, तो उसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहेंगे। आईपीएम की फुल फॉर्म एक बार बहुत पहले पूछी गई थी। ओके जी, चलिए अब बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? बायो मतलब लिविंग, फर्टिलाइजर का क्या मतलब होगा यहाँ? एनपीके प्रोवाइड करते हैं सॉइल में। इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सोइल। ये किसने बोला था अभी? एनपीके किसने बोला था? प्रवीण ने नहीं बोला था, किसी और ने बोला था। एनपीके मैंने ही बोला था। तुमने बोला था? अच्छा, जो आवाज किसी और की लगी। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बाहर से, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये मेन फर्टिलाइजर्स होते हैं। गुड, अच्छा बोला था इसलिए पूछा मैंने। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर मतलब, हाँ जी 8th क्लास की लाइन है ये। अच्छा, तो बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करो जो सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा दे, बढ़िया कर दे, सॉइल को मजेदार बना दे, ठीक है, वो हो जाएंगे बायो फर्टिलाइजर्स। अब इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, बोलो कांक्षा। नो मैम। नहीं बोलोगी? ठीक है, मत बोलो। मैम गलती से हो गया था। अरे अरे अरे, कैसे माफ करें हम तुम्हारी इतनी बड़ी गलती? सॉरी। ओह इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो कैसे बायो फर्टिलाइजर करोगे? सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन याद है आपको? यस यस मैम। तुम कह भी सकते हो आपने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो क्यों पूछ रहे हो, नहीं याद है? नाइट्रोजन फिक्सेशन 11th में किया था आपने, मेरे साथ भी पढ़ोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम वहां तक पहुंचेंगे, कभी तो पहुंचेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप देखते हो कि क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट, दालें जो होती है, दालों के रूट्स के साथ जाके
बैक्टीरिया लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोसेसेस करते हैं कि सॉइल से नाइट्रोजन लेके उसको मॉडिफाई करके छोड़ देते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, फिर जब प्लांट मरेगा सारी नाइट्रोजन मॉडिफाइड फॉर्म में सॉइल में घुल जाएगी। तो नाइट्रोजन का कंटेंट को बहुत अच्छे से फिक्स कर पाते हैं कौन, बैक्टीरिया। तो वो भी एक एग्जांपल हो गया बायो फर्टिलाइजर का। सॉइल के अंदर आपको नाइट्रोजन कंटेंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा मिल जाएगी, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन उसका एग्जांपल है। यहाँ पर तुम्हें ज्यादा नहीं करना, ये आप 11th में जब पढ़ोगे आपको तब ज्यादा समझ आएगा, राइट। मैं वो तो नहीं समझा सकती, अभी के लिए याद रख लेना इसके एग्जांपल क्या है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में एजोस्पेरम एंड एजोटोबैक्टर, इसके अलावा और भी एग्जांपल ये देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम। एंड ऑजिलिटोरिया। ठीक है, तो इसको याद रख लेना अभी के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आ जाएगा, बाकी नाइट्रोजन फिक्सेशन साथ में करेंगे। दूसरा है माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजा में आर का मतलब रूट्स, तो माइको से क्या याद रखा हमने, फंगल एसोसिएशन। फंगस। तो रूट्स और फंगस का एसोसिएशन अभी हमने पीछे किया था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फंगस फास्फोरस फिक्सेशन भी करती है और वो एब्जॉर्प्शन करवा देती है प्लांट के पास। तो ये बहुत अच्छी लाइन है और आपको ये और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, और कहीं पे लिखी नहीं है एनसीईआरटी में, तो इसको कर लो इंपॉर्टेंट मार्क। कि सॉइल में से नाइट्रोजन के लिए जो मदद करते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, वो बैक्टीरिया है। ठीक है, और सॉइल में से फास्फोरस जो खींच के दे देते हैं प्लांट्स को, वो है फंगाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यो मैम। चलो किसी को कोई डाउट एनसीईआरटी की किसी लाइन में तो बताओ, ऊपर जाके वो करे, देख लो फटाफट एनसीईआरटी। मैम बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल मैन्यूर रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलीज हुआ है, तो मैन्यूअल भी लिख सकता है। पर जनरली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल यहाँ पर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेंशन है, नो डाउट। ओके ठीक है, समरी तो कल ही आएगी। अच्छा, किसको होमवर्क दिया था मैंने कल करने का? हाँ प्रवीण बोलो बेटा। मैम आप पूछ लो पहले। कोई ना, पूछ बताओ भाई किसको होमवर्क। अच्छा, किसको होमवर्क दिया था मैंने डिजीज का? वूपिंग कफ, डिप्थेरिया, किसको दिया था? वूपिंग कफ, डिप्थेरिया, प्लेग। मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद है, मुझे फर्स्ट ग्रुप का नाम याद है, बता दो भाई। मुझे इतना तो याद है, एक दो टर्म तो मैंने हर्ष को दी थी, बाकी तो किसको दी थी? होमवर्क करा है? मैम 39 क्वेश्चन समझा दोगे? हाँ, मेरे को नहीं दिया था होमवर्क। को नहीं दिया था? 39 इसी का पूछ रहा है। ये मैम पूछ बेटा, कहाँ फंसा? मैम इसमें मैंने उस टाइम किया था ना, तो दो ऑप्शंस गलत आ रहे थे मेरे। तू बता क्या स्टेट, तेरे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बता। मैम इसमें ए और डी दोनों रॉन्ग होने चाहिए इस ऑप्शन। हाँ, ए और डी ही रॉन्ग। अच्छा, तेरा क्या लेफ्ट हो गया था मीटिंग? आवाज ही नहीं आ रही बीच में। हाँ, बिल्कुल ए और डी ही रॉन्ग होने चाहिए, सही बोला तूने। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, इसमें आंसर गलत छपे है, तुम्हारा ठीक है। ओके, बिल्कुल सही बोल रहा तेरा, क्योंकि मेजॉरिटी मेनली एरोबिक प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन, थोड़ा सा एनारोबिक भी हो सकता है, तब मिथेनोबैक्टीरिया के काम करेंगे, लेकिन मेनली एरोबिक है, तो तेरा आंसर सही है। और कहीं कोई प्रॉब्लम थी बता? 45 तक ही करे आज हमने क्वेश्चंस, और कहीं प्रॉब्लम है? 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन, हाँ बता कहाँ फंसा? टर्म्स समझ नहीं आई इसमें। केसेस वाली? डीएफसी और जीएफसी भी नहीं है। अरे डिट्राइटस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, क्या हो गया? फुल फॉर्म नहीं पता। अरे बेटा डिट्राइटस फूड चेन है ये तो कर ही लेता, और ये है ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, ये तो टर्म है। केसेस क्या होता है? देखो, जब बैरिन लैंड होता है ना, जहां पर कभी कोई लाइफ नहीं थी, जैसे लावा ही समझ ले या फिर तू रॉक समझ ले, उसके ऊपर पहली बार पोर्स आ गए फंगस के, ठीक है मान ले, ये ग्रो करने लग गए, जो तो पहली बार आए ना, और लाइफ यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट करी है,
इस पर्टिकुलर स्टेप को हम एकेसिस कह सकते हैं। बाकी तो सक्सेशन ही चल रहा है, सक्सेशन का सबसे पहला स्टेप एकेसिस कहलाता है, तो ये होगा 4। ग्रेजिंग फूड चेन होता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, तो ऐसी वाली साइकिल आपको ज्यादा एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलती है, ठीक है, क्योंकि वहां देखते हैं ना तो फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खा रहे हैं, एक मछली को दूसरी मछली ने खाया, तो ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, तो ग्रेजिंग फूड चेन को इकोसिस्टम एक्वेटिक में ज्यादा मिलेगी। डेट्राइटिस फूड चेन होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, तो डेड ऑर्गेनिज्म से जो स्टार्ट हो रही है वो डीएफसी है, वो टेरेस्ट्रियल आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज्यादा मिलती है, ठीक है। फिर एग्जिट हो गया क्या? यो मैम। अच्छा, राइट। और कोई क्वेश्चन? नो। चलो ठीक है। हाँ प्रवीण बेटा बोलो, क्या डाउट था आपका?